स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। वह दार्शनिक साहित्यकार। श्रद्धेय जैनेंद्र जी से मेरा परिचय प्रथम बार 1941 में दिल्ली में हुआ। उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विज्ञान का छात्र था और कुछ लिखना भी सीख रहा था। कुछ कहानियां इधर उधर पत्रिकाओं में छप भी चुकी थीं और मेरे मित्रों की राय हुई कि इन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित करा लिया जाए। मैं झिझक रहा था और मुझ में आत्मविश्वास की इतनी कमी थी कि सोचता, भला मेरी कहानियों को कौन पढ़ेगा। बस एक बाल सुलभ प्रयास समझकर लोग उस पुस्तक को दरकिनार कर देंगे। मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कहते कि यह उम्र अभी संचय करने की है, अपना प्रचार करने की नहीं, भरने की है, उभरने की नहीं। अभी अपनी शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दो, नामवरी के पीछे ना दौड़ो। मगर मेरे मित्रों को ये सारी दलीलें जचती नहीं। कहते, छोड़ो इन बातों को, एक संग्रह तो विश्वविद्यालय छोड़ते छोड़ते छप ही जाना चाहिए। रजनी बाला एकांकी पर तुम्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। अब विलंब क्यों करते हो? झिझक छोड़कर आगे बढ़ो। मैं पड़ा बड़े असमंजस में, खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट। फिर मेरे सर पर जैनेंद्र जी का भूत सवार था। मैं उनकी लेखनी के कमाल पर रीझ चुका था। अनेक की तरह वह मेरे भी फेवरेट उपन्यासकार, कहानीकार हो चुके थे। मेरी प्रथम कहानी पुस्तक नवतारा छपे और उसमें उनकी भूमिका ना हो तो वह मेरे लिए कौड़ी का मोल भी नहीं। मैंने अपने मित्र तथा सहपाठी हरिकृष्ण और बालकृष्ण के सामने यह प्रस्ताव रखा, जब तक उस संग्रह में जैनेंद्र जी की भूमिका ना होगी उसे मैं छपने को प्रेस को ना दूंगा। यही मेरी सर्वोच्च तमन्ना है। और अगर जैनेंद्र जी ने मुझे ठुकरा दिया तो यह सपना भोर का तारा बनकर झट कहीं विलीन हो जाएगा। मगर जहां तीव्र चाह होती है वहां राह भी अपने आप जाने कैसे मिल जाती है। भाई हरिकृष्ण ने झट रास्ता सहल कर दिया। जाओ तुम प्रेस, कॉपी तैयार कराओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं आश्चर्यचकित रहा और वह बड़े आत्मविश्वास से कहता रहा, उदयराज, वह मुझ पर छोड़ो ना, तुम अपना काम शीघ्र करो। और मैं उस पांडुलिपि की प्रेस कॉपी तैयार करने लगा। प्रेस कॉपी तैयार कराकर मैं हरिकृष्ण के पास पहुंचा और जैनेंद्र जी जैसे चोटी के उपन्यासकार तक पहुंचने का उससे रास्ता पूछने लगा। तो उसने कहा, तुमको मैं अभी अपने बड़े भाई डॉक्टर श्री कृष्ण सक्सेना, विभागाध्यक्ष दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से एक पत्र दे रहा हूं। भैया जैनेंद्र जी के अभिन्न मित्रों में से एक हैं। दर्शन की ग्रंथियों पर उनमें खूब बातें होती रहती हैं। वह विश्वविद्यालय के परिसर में ही रहते हैं। वह तुम्हें जैनेंद्र जी तक पहुंचा देंगे। फिर आगे तुम्हारा भाग्य, या यह कहो कि रचना की उनकी कसौटी पर खरे उतरने की बात। इतना कहकर अपने पैड पर अपने भैया के नाम पत्र लिखकर उसने झट मुझे थमा दिया। लिफाफे पर घर का पूरा पता था तथा यूं भी नक्शा खींचकर उसके घर की ओर जाते सारे रास्तों तथा सभी गलियों से मुझे परिचित करा दिया। मैं उसके घर से बड़े उत्साह, बड़ी उमंगों से भरा हुआ निकला। मगर जैसे जैसे साइकिल का पेडल चलता, पैर भारी भारी लगता। मैं फिर उलझ पड़ा हूं। मित्रों ने तो ठोक पीट कर मुझे घोड़े पर चढ़ा दिया, मगर अब रचना धर्मिता तथा भाग्य पर आकर बात अटक गई। तो क्या भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम सही है? बचपन में एक दिन एक साधु ने, जो मेरे पिता से मिलकर जाने लगे,
तो हम भाइयों को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तो पिताजी ने चट कहा, महाराज, इन्हें भाग्यवान भव का आशीर्वाद दीजिए। भाग्य, पुरुषार्थ और विद्या की लहरों पर डूबता उतरता मैं अपने सर पीसी बैनर्जी हॉस्टल के कमरे तक पहुंच गया। किवाड़ खोल अंदर घुसा और दृढ़ संकल्प किया, अब तो तेरी धार पर निकल पड़ी है। या तो झंझावातों के आघात सहती किनारे लग जाएगी या मझधार में कहीं खो जाएगी। इसके लिए अब कोई विकल्प नहीं। तो चल रे मन, दिल्ली चल। संध्या समय दिल्ली एक्सप्रेस के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे की पटरी पर बैठ कानपुर की ओर बढ़ रहा हूं। फतेहपुर आने ही वाला है। स्टेशन पर बालकृष्ण तथा हरिकृष्ण ने सावधान किया, तीसरे दर्जे में सफर करने का यह तुम्हारा पहला मौका है। भीड़ बढ़ने से पहले दरी बिछाकर पूरे बर्थ को कब्जा कर फैल जाना, नहीं तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। अब तक तो पिताजी के पैसे से बराबर पहले दर्जे में सफर करता रहा। आज अपने माहवार पैसे में से कतर ब्योंत कर तीसरे दर्जे में जाने क्या नया तजुर्बा है। कानपुर स्टेशन पर भीड़ का एक झोंका आया, मगर मेरे डिब्बे में कोई खास असर नहीं पड़ा। यहीं मैंने खाना भी खा लिया और आराम से टांगे फैलाकर सो रहा। सोचता रहा, आज दिल्ली पहली बार जा रहा हूं। मेरे चाचा जब सेंट्रल असेंबली के सदस्य थे तो बचपन में वहां की तरह तरह की दिलचस्प कहानियां सुनता रहा। जब शहीद आजम भगत सिंह ने हॉल में बम फेंका तो वह वहां हॉल में बैठे थे। घर पर जब वह खबर पहुंची तो मातम छा गया, मगर तब उनका तार आया तो जान में जान आई। जब स्कूल का विद्यार्थी बना तो एक दिन हमारे शिक्षक पंडित जगदीश शुक्ल जी ने क्लासरूम में सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर हमें राष्ट्रकवि दिनकर की उन दिनों जब्त की गई कविता नई दिल्ली सस्वर पढ़कर सुनाई। बदन खौल उठा। दिल्ली का रंगीन सपना धराशायी हो गया और उसके प्रति आक्रोश ने मुझे धर दबाया। आज दिल्ली उस दृष्टि से भी देखूंगा, उसकी खौफनाक रंगीनी, हमारी गरीबी पर इठलाती दीवानी दिल्ली। मैं गहरी नींद में सो गया। पौ फटने पर नींद खोली तो देखा कि मेरे डिब्बे में तिल रखने की भी जगह नहीं। मेरी दरी पर जाने कितने लोग सिकुड़े सिमटे बैठे हैं और मैं भी नींद की लपेट में अलस पड़ा एक गठरी बन गया हूं। सभी खिड़कियां खुली हैं और धुएं की तह से निकलती कोयले की बारीक टुकड़ियों तथा गर्द गुबार से मैं भर गया हूं। सबसे पहले हाथ पांडुलिपि पर गया, जो मेरे सर के नीचे अभी भी सही सलामत बची है। पेटी तो दूर लावारिस पड़ी है। पता चला आज ही गढ़मुक्तेश्वर का मेला तथा स्नान है और उसी के चलते सभी ट्रेनों में बेशुमार भीड़ है। अब निपटने तथा दातून करने का मौका कहाँ। यहाँ तो बैठने को जगह मिल गई, वही गनीमत है। खैर, राम राम भजते दिल्ली पहुंचा और स्टेशन के सामने ही महाराजा होटल में सामान रख कर, नहा धोकर, नाश्ता चाय लेकर एक तेज भागने वाले तांगे पर सवार हो डॉक्टर श्री कृष्ण सक्सेना के निवास स्थान की ओर भागा। उन दिनों दिल्ली में कोई खास भीड़ नहीं होती थी। ट्रैफिक जैम तो कोई जानता ही नहीं। फिर सुबह का समय, दिल्ली अभी जाग ही रही थी। डॉक्टर सक्सेना अपने उद्यान में ही पानी से पौधों को सींच रहे थे। उन्हें चिट्ठी दी, बहुत खुश हुए और अपने मित्र जैनेन्द्र जी को एक पत्र लिखकर मुझे थमाया और फिर मुझे दरियागंज ले जाने को तांगे वाले को पूरा समझाकर हमें रवाना कर दिया। डॉक्टर सक्सेना बहुत चाह रहे थे कि मैं उन्हीं के यहाँ 2-4 दिन ठहरूं, मगर विश्वविद्यालय खुला है, कल सोमवार से क्लास है, मुझे तो आज रात ही भाग जाना है। यह सोचकर उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, चूंकि वह खुद शिक्षक ही हैं। अब दरियागंज में घंटों हम भटकते रहे। जैनेन्द्र जी का घर ही नहीं मिला।
तांगा वाला और मैं दोनों हताश हो एक छोटी सी परचून की दुकान में घुस पड़े। दुकानदार भी कुछ बता नहीं सका। हम थक कर बाहर निकल रहे थे कि एक जवान खूब गोरा सा व्यक्ति चश्मा पहने उस दुकान में पहुंचा। उसकी सुंदर काया यह बता रही थी कि उसने अभी अभी कैशोर्य की देहरी पार कर यौवन में प्रवेश किया है। उसे देखते ही दुकानदार चिल्ला पड़ता है, ओ बाबूजी, इनसे पूछिए, इनसे, यह भी जैनेन्द्र जी के ही पेशे के हैं। हाँ जी, इन्हें बताना जी, कोई जी का पता ठिकाना? बाहरी हैं, दिल्ली की गलियों से परिचित नहीं है। मैं फिर अंदर मुड़ा। वह पन पन करता रहा। युवक ने मुझसे चट पूछा, आखिर आप किसे ढूंढते हैं? जैनेन्द्र जी से मिलना है। उनका पता तो मेरे पास है, मगर यह तांगा वाला वहां पहुंचा नहीं पा रहा है। उन्होंने तांगे वाले को समझाया कि उस फ्लैट में पहुंचने का रास्ता पीछे से है, वह आगे घूम रहा है। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अपना आभार व्यक्त करते हुए उनका परिचय जानना चाहा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे लोग नगेंद्र कहते हैं। यही आज हिंदी जगत के जाने माने महान आलोचक डॉक्टर नगेंद्र थे। उन दिनों वह डॉक्टर हुए थे या नहीं इतना याद नहीं, मगर अभी हाल में किसी साहित्य वार्ता में टीवी पर भाग लेते हुए उन्हें देखा तो यही शेर सहसा याद आया जो मेरे पिता अक्सर कहते रहते, दुनिया के तगय्युर का सबब पूछते क्या हो, जब अपनी ही तस्वीर पहचानी नहीं जाती। सर के सारे बाल सफेद सन, वह गोरा सलोना चेहरा वार्धक्य के बोझ से एकदम बदल गया है। मगर उन दिनों के अक्सर मिलन से जो मुझ पर उनका लगातार स्नेह सिक्त मेघ बरसता, वह आज तक बरसता चला आया और उस दैविक मिलन के प्रेम को मैं आज तक संजोए संवारे चल रहा हूं। उनके बताए हुए मार्ग से तांगे वाले ने मुझे जैनेन्द्र जी के कोठे की सीढ़ी तक पहुंचा दिया। आखिर मंजिल मिल गई। इस खुशी में मैं धड़धड़ाता सीढ़ियां पार कर ऊपर पहुंच गया। आवाज लगाई, छोटे बच्चे निकले। पूछा, जैनेन्द्र जी हैं? हाँ हाँ। तब तक एक महिला आई, शायद उनकी पत्नी थी। पूछा, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से, एक विद्यार्थी हूँ, आदरणीय जैनेन्द्र जी से ही मिलना था। बैठिए, उस कमरे में खाना खा रहे हैं। मैं उस कमरे में एक तख्ते पर बैठ जाता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाई। आर्थिक दृष्टि से एक निम्न वर्गीय परिवार की गृहस्थी लगी। आर्थिक संपन्नता की कहीं भी कोई निशानी नहीं थी। मैं समझ गया, हिंदी के महान साहित्यकारों का यही जीवन है। आचार्य शिवपूजन सहाय भी तो यही जिंदगी जीते हैं, बेनीपुरी जी भी, कि वह सौम्य मूर्ति उस कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके पैरों पर मैं लौट जाता हूँ। अपने साहित्य देवता के चरणों का रज लेकर मैं अपने को धन्य धन्य मानता हूँ। किसी मनस्वी योगी जैसी क्षीण काया, मुख पर तपस्या का तेज, आंखें कुछ खोजती हुई। पूछ बैठते हैं, क्या काम है? कहानियों का एक संग्रह लाया हूं, एक बाल सुलभ प्रयास ही समझे। चाहता हूं आपके आशीर्वाद से वह पूर्णता प्राप्त कर ले, तभी प्रेस में दूं। यही तो मुश्किल काम है, पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। क्या कहूं? हाथ में पांडुलिपि लेकर पन्ने उलटते हैं। मेरे अग्रज और स्नेही सुरेश कुमार जी की फेयर की हुई पांडुलिपि। उनके सुडौल सुंदर अक्षर मोती के दाने सदृश लग रहे हैं। कॉपी तो साफ है, पढ़ने के बाद कुछ लिख सकूंगा। पांडुलिपि उठाकर रख लेते हैं। मेरी जान में जान आई। शायद प्रार्थना स्वीकार हो गई। आगे मेरा परिचय उन्हें और मिला। उन्होंने फिर कहा, राजा साहब से तो भेंट कभी नहीं हो पाई, मगर कानों में कंगना के समय से ही उन्हें पढ़ता आ रहा हूं। देखा वह कुछ और समीप आ रहे हैं। श्री कृष्ण सक्सेना को कैसे जानते हो? मैंने सारी बातें बताई। घर खोजने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, कुछ तो हुई,
मगर नगेंद्र जी से अकस्मात भेंट हो गई और उन्होंने सही ठिकाना बता दिया। फिर वह अपने अभिभावक स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की ओर मुड़ते हैं, उनके विषय में कुछ बातें बताते हैं। जब काफी देर हो गई तो मैं उनसे क्षमा मांगकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता हूं। हमें इसी बीच माताजी ने कुछ नाश्ता के लिए आग्रह भी किया था, मगर मैंने उनसे माफी मांग ली। अभी अभी तो पूरा खाना खाकर होटल से चला था। उनका भी आशीर्वाद मुझे उस दिन मिला। मैं नीचे उतरता हूं, वह भी साथ आते हैं। चलो बाहर, मुझे भी जाना है। मेन रोड पर हम साथ साथ आए। फिर उनसे विदा ले मैं चल पड़ा। हृदय बल्लियों उछल रहा है। मुसाफिर जब मंजिल तक पहुंच जाता है तो चैन की सांस लेता है। मैंने भी चैन की सांस लेते हुए उस तांगे वाले से कहा, भाई जरा नई दिल्ली भी दिखा दो। गाड़ी छूटने से पहले होटल से सामान लेकर ही स्टेशन पहुंच जाना है, देखना उधर भी ध्यान रहे। तांगा वाला है बड़ा दिलदार जवान। हुजूर फिक्र ना करें, मेरा घोड़ा क्या है, बिल्कुल हवाई जहाज। एक बार ललकारा नहीं कि हवा से बातें करने लगता है। और वह सचमुच मुझे इंडिया गेट, विजय चौक, तत्कालीन वाइस रीगल हाउस यानी आज का राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल असेंबली यानी आज का संसद भवन, पुराना किला कनॉट प्लेस, जनपद तो उस समय था ही नहीं, आज का आकाशवाणी, जंतर मंतर, लाल किला, जामा मस्जिद दिखाता महाराजा होटल पहुंचा देता है। मैं उसे इनाम भी देता हूं और वह प्रसन्न हो चला जाता है। बड़ा नेक मिजाज इंसान था। दिन भर उसे मैंने दौड़ा दिया, मगर ना वह थका और ना उसका घोड़ा। मेरी गाड़ी इलाहाबाद के लिए खुल चुकी है। दिल्ली से विदा ले रहा हूं। दिल्ली का प्रथम परिचय और मेरी साहित्यिक यात्रा की तैयारी आज यहीं से प्रारंभ होती है। आज की दिल्ली यात्रा की मेरी दो उपलब्धियां रहीं, जैनेन्द्र जी का आशीर्वाद और डॉक्टर नगेंद्र से परिचय। आज से जो जैनेन्द्र जी का मुझे आशीर्वाद और पितृत्व स्नेह मिला, वह आगे अक्षुण्ण रूप से सदा सर्वदा मिलता रहा और अब भी मैं उससे अभिभूत हूं। इलाहाबाद में विजय पताका फहराता अपने सहपाठियों के बीच पहुंचा। बालकृष्ण और हरिकृष्ण भी बहुत प्रसन्न हैं, मगर एक मास झट बीत गया। प्रतिदिन डाकिया की बाट जोता रहा, मगर कोई भी चिट्ठी दिल्ली से नहीं आई। फिर बड़ी हिम्मत कर मैंने जैनेन्द्र जी को प्रार्थना पत्र भेजा, फिर भी कोई उत्तर नहीं। मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा। तरह तरह की शंकाएं आशंकाएं मन में उठने लगी। सहपाठियों की तोताचश्मी अलग कि एक दिन एक पत्र के साथ पांडुलिपि का पोथा रजिस्ट्री से हॉस्टल में पहुंच गया। वह भूमिका तो आज लोक लोचनों पर है। उन्हीं की अपनी निराली शैली में लिखी वह अति सुंदर एक साहित्यिक सीख है। और मेरे लिए जो सबसे लज्जाजनक बात रही, वह उनकी शालीन विनम्रता। उन्होंने अपनी उलझनों से मुझे परिचित कराया, जिनके चलते उन्हें भूमिका लिखने में इतनी देर लगी। मैं उन्हें अपनी कृतज्ञता आभार भला किन शब्दों में व्यक्त करता। कई दिनों इसी उलझन में उलझा रहा। फिर क्या और कैसे लिखा, वह मुझे आज याद नहीं। वह पुस्तक इलाहाबाद के उन दिनों के प्रसिद्ध प्रेस लॉ जर्नल्स प्रेस में छपी। बहुत बढ़िया कागज और उससे भी अच्छी छपाई। आजकल की ऑफसेट की छपाई को भी मात करती, जिसे देखते ही आदरणीय महादेवी जी ने कहा, यह बिहार की छपाई तो नहीं लगती। और मैंने सच्चाई को स्वीकार किया। इसके उपरांत मैं सन 1942 के आंदोलन से जुड़ गया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़े भीषण रूप से इलाहाबाद का नेतृत्व किया। हमारे जुलूस पर गोलियां बरसाई गईं और मेरी ही कक्षा का एक विद्यार्थी शहीद हुआ। हम दोनों प्रैक्टिकल में अगल बगल ही बैठते। रीवा का ठाकुर था। उसी की प्रतिमा विश्वविद्यालय विद्यार्थी यूनियन हॉल के सामने आज खड़ी है। फिर विश्वविद्यालय बंद हो गया।
हम इलाहाबाद छोड़कर अपने अपने क्षेत्र में काम करने लगे। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर पटने में अशोक प्रेस खोला। पिताजी की पुस्तकें बर्बाद हो रही थीं। उन्हीं के प्रकाशन हेतु मान्य शिवपूजन जी ने यह प्रेस खुलवाया। उन्हीं दिनों 1936 में प्रकाशित अपनी उपन्यास कृति रोहिणी मैंने जैनेन्द्र जी को समर्पित की। फिर बेनीपुरी जी के संपादकत्व में नई धारा 1950 से प्रकाशित होने लगी। प्रसिद्ध आलोचक और सुकवि आचार्य नलिन विलोचन शर्मा से जान पहचान हुई, फिर घनिष्ठता हुई और वहीं जैनेन्द्र जी से फिर अकस्मात भेंट हो गई। वे वहां अक्सर आते। उन दिनों वहां अज्ञे जी भी आते। इन 9 सालों में जैनेन्द्र जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो गईं और उनकी रचनाओं की हिंदी संसार में धूम मच गई। सुनीता और हरिप्रसन्न पर चर्चाएं मित्र मंडलियों में गोष्ठियों में होती। उस जमाने की बहुचर्चित पुस्तकें थीं। जैनेन्द्र जी से मैं फिर जुड़ गया। नलिन जी माध्यम बने। जब भी पटना आते वहीं ठहरते और मुझे सूचना पहले से मिल जाती। उनके चरणों को छूकर एक कोने में बैठ जाता और बुजुर्गों की चर्चाएं सुनता। मेरे पिता भी उनसे मिलने आते और कितनी बार हमारे निवास पर जूठन गिराने भी जैनेन्द्र जी आते। उनके घर में एक विवाह था तो उनके निमंत्रण पर एक बार मैं दिल्ली भी गया। उनकी दूसरी बहुचर्चित पुस्तक जयवर्धन प्रकाशित हुई तो आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा कि विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक की गणना इसकी भी होगी। बहुत बड़े फलक पर इस उपन्यास का निर्माण हुआ था। 5वें दशक के उत्तरार्ध में दिल्ली के डॉक्टर यदुवंशी पटना आकाशवाणी में एक उच्च पदाधिकारी के रूप में आए हुए थे। उन्हीं के यहाँ जैनेन्द्र जी के मामा महात्मा भगवान दीन अक्सर आकर ठहरते थे। वहीं भारत में अंग्रेजी राज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक सुंदरलाल जी भी आते। हम लोग भी बगल वाले मकान में रहते और वहां आते जाते रहते। भगवान दीन जी जैनेन्द्र जी के पिता की मृत्यु के बाद बचपन से ही उनके अभिभावक बन गए थे। उन्हीं के कठोर अनुशासन तथा गांधी के असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में जैनेन्द्र जी का लालन पालन और पोषण हुआ था। इसीलिए गांधी की जीवन कला और सर्वोदयी विचारों से वह कैशोर्य से ही प्रभावित रहे। पिछले दिनों में वे ही उनके दार्शनिक चिंतन के आधार बने। मन में गांधीवादी विचारधारा की सजगता और हृदय में करुणा और संवेदनाओं की अक्षय निधि, ये ही जैनेन्द्र जी की आधारशिला रहीं। राग और विराग का दर्शन और हार्दिक संवेदनाओं का सूक्ष्म मिश्रण हिंदी साहित्य को उनकी अनमोल देन है। इसी बीच अल्प आयु में ही नलिन जी इस असार संसार से चल दिए। इस आघात ने जैनेन्द्र जी को पटना से विमुख कर दिया। बहुत आर्त हो उन्होंने मुझे लिखा, अब को ही विधि पटना आना होगा। सचमुच जिसके प्रेम के धागे से बंधे खिंचकर वह आते, वह बंधन ही टूट गया। अब कभी काल किसी संस्था के बहुत इसरार पर सभा में भाग लेने एक आध दिन के लिए पटना चले आते, परंतु ठहरते स्वर्गीय नलिन जी की पत्नी श्रीमती कुमुद शर्मा के साथ ही। मंच पर ही उनसे भेंट होती। मैं उनका आशीर्वाद पाता या कभी दिल्ली गया तो दर्शन किए। उनके जीवन में असह्य आघात लगा जब उन्हें पुत्र वियोग हुआ। बड़े दुखित हो टूटे हुए दिल से निर्मित एक मार्मिक पत्र मेरे पास एक दिन आया। मुझे भी बड़ी चोट लगी। जवान लड़के की मृत्यु, बूढ़ा बाप जिंदा और उसके सामने विधवा पतोहू और उसका परिवार। मगर उनका जीवन दर्शन तब तक उन्हें धरती की सतह से ऊपर उठा चुका था। वह उनके कण कण में अपनी आभा फैला चुका था। दुख
उन्हें छू कर चला गया। फिर जब भी मिले स्वस्थ और गंभीर ही दिखे। विवेक दुख पर हावी हो चुका था। समदृष्टि अपनी परिधि पसार चुकी थी, परंतु वह अजेय पथिक आज शांत और मौन हो चुका है। साक्षी पंछी उड़ चुका है। उसका पिंजड़ा भी पंच तत्व में विलीन हो चुका है। बस उसकी यश काया बची है, सदा बची रहेगी। उसकी याद में मेरा विनम्र प्रणाम। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।